नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में विषय होने वाला है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 4 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। ठीक है, तो इसकी मैं आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही आपका चैप्टर भी रीड हो जाएगा कि चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है, क्या बताया गया है। ठीक है, तो आपके दो क्लियर होने वाले हैं। पहला तो है नोट्स आपको मिलने वाले हैं, दूसरा आपका चैप्टर रीड होने वाला है। तो चलिए फिर बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है ग्रामीण समुदाय क्या है, अथवा करके ऐसे भी आ सकता है ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए। तो ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। तो ये कहलाता है ग्रामीण समुदाय। दूसरा प्रश्न है ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए, अथवा करके ऐसे भी आ सकता है ग्रामीण समाज की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 3 या 4 यहाँ पर विशेषताएं पूछी गई हैं, तो हम केवल 2 या 3 नहीं करेंगे बल्कि 4-5 करेंगे, जिससे कि कुछ हमें याद रहे और कुछ हम भूल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला लिखा है जाति व्यवस्था का अस्तित्व पाया जाता है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। तीसरा प्राय संयुक्त परिवार का अस्तित्व पाया जाता है और जनसंख्या का घनत्व कम होता है। ठीक है, और 5वां आप लिख सकते हैं कि ग्रामीण समाज में वृद्धि कम होती है। ठीक है, वृद्धि मतलब कि औद्योगिक मशीनों द्वारा चीज़ें भी कम पाई जाती हैं वहाँ पर, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद भारतीय ग्रामीण समाज में आए 3 प्रमुख बदलाव बताइए। पहला बदलाव जाति व्यवस्था सामाजिक रूप से कमजोर हुई। दूसरा संयुक्त परिवार एकीकृत परिवार में बदल रहे हैं। तीसरा रोजगार की खोज में गांव से लोगों का नगरों की ओर जाने की प्रवृत्ति। तो ये परिवर्तन देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न समाज स्त्रीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। पहला सार्वभौमिकता, दूसरा सामाजिक मूल्यांकन, तीसरा कार्यों की प्रधानता। तो ये हो जाता है सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं। अगला प्रश्न वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो मैकाई वर्ग के अनुसार, जो एक समाजशास्त्री हैं, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है, वह कहलाता है वर्ग। ठीक है, वर्ग का मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, जैसे कि शिक्षक वर्ग हुआ, वकील वर्ग हुआ, पुलिसकर्मी वर्ग हुआ। ये बाकी सबों से अलग रहते हैं। आपने देखा होगा पुलिस वालों का वर्ग अलग ही रहता है, वकील वालों का वर्ग अलग ही रहता है, एक जैसा रहता है और एक जैसे वह काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। तो भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। भूमि सुधार मानव और भूमि के बीच के संबंध का योजनाबद्ध तथा संस्थागत पुनर्गठन है, जिसका अभिप्राय भूमि के पुनर्वितरण से है। ठीक है, तो भूमि सुधार में यह बताया गया है केवल भूमि के बारे में कि उसको हम कैसे सुधार सकते हैं और जो उसका अधिकार है, मतलब जिसका वह भूमि है, केवल उसी को प्राप्त हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहला तो है कृषक समाज के सदस्य केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं किंतु भूमि पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। दूसरा कृषक समाज के व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध व्यक्तिगत तथा प्रागण होते हैं। तीसरा खेती कृषक समाज की आजीविका का साधन है और वहीं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ये प्रश्न भी होता है कंप्लीट। अगला प्रश्न
भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरित क्रांति वाला। अभी हम लघु में जाने वाले हैं, ठीक है। अगला अथवा करके ऐसे भी आ सकता है, हरित क्रांति की किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को हम 5-6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, तो पहला इसमें विशेषता होगी, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। दूसरा, गांव में नवीनतम बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, नवीन कृषि उपकरणों पर किसानों की निर्भरता बढ़ी है। तीसरा, गांव में नलकूपों और नहरों से सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। ये इसके 3 हो गए हैं प्रभाव, ठीक है। अगला प्रश्न है, कृषक समाज क्या है? कृषक समाज का अभिप्राय ग्रामीण समाज से है, जिसमें अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। कृषक समाज में समरूपता पाई जाती है, प्रकृति से निकटता, सीमित आकार, गतिशीलता का अभाव, श्रम विश्लेषीकरण का अभाव आदि पाया जाता है। तो ये हो जाती है कृषक समाज। कृषक समाज मतलब किसान जो होते हैं वो केवल कृषि करते हैं। अगला प्रश्न, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? अथवा करके उदारीकरण की क्या अवधारणा है? फिर से, उदारीकरण क्या है? तो ऐसे बना करके आ सकते हैं उदारीकरण के बारे में, लेकिन आपको लिखना केवल एक ही होगा। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। तो ये कहलाता है उदारीकरण, ठीक है। उदारीकरण का बेसिकली ये है कि आर्थिक स्थिति में उसको बढ़ावा मिले। मतलब कोई काम करवा रहे हैं और उसकी बराबर से पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन वह काम पूर्णता से नहीं हो रहा है, तो सरकार क्या करती है, एक ठेके के रूप में एक व्यक्ति को सौंप देती है जिससे कि वह कार को अत्यधिक निकलवा सके और पैसे भी उतने नहीं लगे ज़्यादा, ठीक है। ठेके के रूप में प्राइवेट काम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में भूमि सुधार के महत्व की चर्चा कीजिए। तो भूमि का समान वितरण प्राप्त करना भारत में भूमि सुधार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब देखिए प्रश्न आ गया है, हरित क्रांति क्या है? तो भारत में नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। समझ चुके हैं आप हरित क्रांति क्या होती है। अब देखिए, कृषक वर्ग से आप क्या समझते हैं? कृषक वर्ग वह है जिसमें कृषि कार्य करने वाले किसान आते हैं, वह कहलाता है कृषक वर्ग। उसके बाद उदारीकरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। फिर से आ गया वही प्रश्न। तो उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देश के शासन तंत्र द्वारा देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाए जा रहे हैं अनुज्ञाकरण, नियंत्रण, कोठा, प्रशुल्क आदि प्रशासकीय अवरोधों को कम किया जाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा है डॉक्टर एस.सी. सक्सेना के अनुसार। ये एक समाजशास्त्री हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, वैश्वीकरण शब्द को परिभाषित कीजिए। एक और बोल सकते हैं हम वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण, ठीक है। आगे आप चैप्टर में जानोगे भूमंडलीकरण के बारे में, यानी वैश्वीकरण के बारे में। तो देखिए समझ लीजिए वैश्वीकरण क्या है। तो भिन्न भिन्न देशों के लोग, कंपनियां और सरकारों के बीच बढ़ता एकता और परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति शामिल है, ठीक है। तो ये कहलाती है वैश्वीकरण। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा सीधी सी भाषा में। वैश्वीकरण का मतलब होता है चीज़ों का आदान प्रदान या वस्तुओं का आदान प्रदान। तो ये जो वैश्वीकरण होता है देश विदेशों में होता है, ठीक है। 2 देशों के मध्य होता है चीज़ों का आदान प्रदान, वही कहलाता है वैश्वीकरण। अब देखिए वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं। पहला है रोजगार में वृद्धि, दूसरा मुआवजा में वृद्धि, तीसरा उच्च जीवन स्तर, चौथा निवेश में वृद्धि, पांचवा बुनियादी ढांचे का विकास, छठवां विदेशी मुद्रा भंडार। ये कहलाता है वैश्वीकरण के लाभ।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ लघु उत्तरीय इस चैप्टर के। तो देख लीजिए एक बार सारे प्रश्न। चलिए तो एक एक करके मैं आप सभी को उत्तर बताने वाला हूँ। कई इसमें रिपीट क्वेश्चन है तो उनको मैं केवल एक ही बार बताऊंगा, केवल आपको समझना होगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है 14, 15, 16। यहाँ पर दिया है भारत में भूमि सुधारों की संक्षिप्त योजना। ठीक है, फिर से वही आ गया भारत में भूमि सुधारों के परिणामों की योजना। फिर इसके देखिए भारत में भूमि सुधार के महत्व की चर्चा। मतलब थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता प्रश्न है। अब देखिए पहला प्रश्न था वर्ग तथा जाति संरचना ने किस प्रकार से ग्रामीण लोगों को प्रभावित किया। भारतीय समाज में जाति तथा वर्ग का अनुपात संतुलित नहीं था, क्योंकि विशेष अर्थ में सबसे अच्छा भूमिखंड और संसाधन समाज के मध्य एवं उच्च जाति के पास थे। ऐसे में शक्ति और विशेषाधिकार उन्हीं के पास थे जो उच्च वर्ग के उच्च जाति के लोग थे। भारत के अधिकांश भागों में विशेष जाति तथा वर्ग के पास सहस्त्र महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध थे तथा मजदूरों पर उनका नियंत्रण था, जिससे वे उनसे काम ले सकते। गांव के जमींदार या भूस्वामी के यहाँ निम्न जाति के सदस्य साल में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी करते हैं तथा खाली समय में बेरोजगार रहते हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन मजदूर अपनी कई पीढ़ियों तक बंधुआ मजदूरी करते हैं। गुजरात में इस प्रथा को दलपति कर्नाटक में जीता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो निम्न जाति के लोग हैं उनको काम करना पड़ता था उच्च जाति के घरों में, जहाँ पर वह उनको बंधुआ मजदूरी बना लिया करते थे, यानी जीवन भर के लिए मजदूर बना लिया करते थे। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक काल के पूर्व भारतीय किसानों की स्थिति पर चर्चा कीजिए। तो औपनिवेशिक काल के पूर्व भारतीय किसानों की स्थिति बड़े रूप में परिवर्तित होती रही है। भारतीय कृषि पर शासन करने वाले समूह वहाँ के स्थानीय राजा या जमींदार हुआ करते थे। जो कृषक उस भूमि पर कार्य करता था उन्हें उस फसल का पर्याप्त भाग दे दिया जाता था। भारतीय क्षेत्रों में प्रबल जाति पूर्व औपनिवेशिक काल में भी कृषि जाति थी। वे प्रत्यक्ष रूप में जमीन के मालिक नहीं होते थे। ठीक है, तो जहाँ पर वह काम किया करते थे अपने खेतों में, देखा जाए तो वहाँ पर वे मालिक नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसका जो खेती थी बस उनका भाग लेते थे कुछ उनके राजा या जमींदार के अनुसार। ठीक है, कहने को उनके खेत हुआ करते थे, लेकिन उनका जो हिस्सा था जाता था राजा या जमींदार को। ठीक है, तो उनका कुछ ही हिस्सा उनको मिला करता था। अब देखिए अगला प्रश्न, बड़े पैमाने पर श्रमिकों के संचारण ने किस प्रकार से ग्रामीण समाज को प्रभावित किया। देखिए उत्तर, श्रमिकों के संचारण से गांव में उनके परिवारों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जमीन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों को समय समय पर काम तथा मजदूरी की खोज में संचारण करना पड़ता था, जबकि स्त्रियों और बच्चों का प्राय गांव में बूढ़े माँ बाप के साथ छोड़ दिया जाता था, जहां उन्हें समस्याओं का सूझते हुए अपना जीवन व्यतीत करना होता था। इस संचरण के कारण ग्रामीण समाज का प्रवासी कृषि मजदूरों की संख्या में परिवर्तन होने लगा। मजदूरों के प्रवास के कारण गांव में उपस्थित भूस्वामी तथा संरक्षक से उनके संबंध टूटने लगा। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, विभेदीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए।
तो भारत में हरित क्रांति एक विभेदीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा धनवान और अधिक धनवान होता चला गया तो निर्धन और अधिक निर्धन हो गया। उदाहरण, आमतौर पर गांव से बाहर कृषि मजदूर के रोजगार और उनकी मजदूर में अच्छी वृद्धि हुई, लेकिन स्थानीय आमतौर पर कृषि मजदूरों की स्थिति बिगड़ती हुई, क्योंकि उन्हें अपने गांव में बहुत कम मजदूरी मिलती थी, जो महंगाई के दौर में पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पहले उन्हें अन्य मजदूरी के रूप में अन्न मिलता था, वे संतुष्ट रहते थे। ठीक है, तो ये होता है विभेदीकरण की प्रक्रिया। बेसिकली कहा जाए इसको हम हरित क्रांति की ही प्रक्रिया कह सकते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाई जाने वाली राजनीति पर चर्चा कीजिए। देखिए, तो इसमें देखिए पहला तो है जमींदारी का अंत। जो जमींदार हुआ करते थे वह काम करवाया करते थे मजदूरों से जबरदस्ती, तो ये हो गया जमींदारी का अंत। दूसरा, भूमि को सुधारा गया हरित क्रांति द्वारा। तीसरा, लगान सुधार, मतलब जो कर लिया करता था टैक्स वगैरह उसको सुधार दिया जाए। अगला पॉइंट है हदबंदी की गई। हदबंदी मतलब जिसका जो भाग है जमीन का केवल उसी को मिला है। ऐसा नहीं है कि कई बार ये होता है ना कि जिसकी बगल बगल में ज़मीन होती है तो कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन को बढ़ाने के चक्कर में कुछ भाग ले लेता है। तो हदबंदी का मतलब यही होता है कि जो भूस्वामी जितनी जिसकी ज़मीन है वह उसकी उतनी उसको मिलनी चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न। ठीक है, तो इसमें तो आप थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो आपका लघु कंप्लीट हो जाएगा। फिर हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न हैगा हरित क्रांति से संबंधित, उसमें भी आपको यही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना 8 और 9, तो 8 और 9 एक जैसा प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको शुरुआत में बता दिया था एक साथ सारे लघु। तो देखिए इसका आंसर, हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि व्यवसाय में नई तकनीक का उपयोग करके क्रांतिकारी परिवर्तन करना है। इसका अंतिम लक्ष्य कृषि फसलों का अधिकतम उत्पादन लेना। हरित क्रांति में भारत को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भरपूर योगदान मिला। इसके माध्यम से कृषि कार्य तथा उपज काफ़ी अधिक वृद्धि की। अब इसमें हम कुछ पॉइंट जानेंगे, जैसे कि पहला पॉइंट है हरित क्रांति का कृषक समाज पर प्रभाव। हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं तथा चावल उत्पादन क्षेत्रों को ही प्रमुख लक्ष्य बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही राज्य जैसे पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि यहाँ पर इसकी फसल की गई। दूसरी हेडिंग, किसानों की स्थिति में अंतर। हरित क्रांति के माध्यम से केवल कुछ राज्यों को ही लाभ प्राप्त हुआ तथा कुछ राज्य पुरानी परंपरागत खेती को अपनाकर ही कृषि कार्य कर रहे थे, जिसके माध्यम से कुछ राज्य तो काफ़ी संपन्न हो गए तथा कुछ किसानों की स्थिति आज भी काफ़ी गंभीर है, मतलब पहले ही जैसी है। अगला पॉइंट, कृषि उत्पादन प्रणाली में हरित क्रांति के माध्यम से व्यवसाय कृषि का प्रचलन बढ़ गया, जिसके कारण आज किसान अपनी खेती में उन्हीं फसलों को बोता था जिसे बाजार में बेचकर अधिक धन की प्राप्ति हो। इस क्रांति के माध्यम से किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली बहुफसल लगभग समाप्त हो गई। ये इसका कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में हुए गंभीर परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। या ऐसी भी आ सकता है, स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण समाज में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये दो प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं, लेकिन आपको आंसर इसी प्रकार से लिखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
ठीक है, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक अंतः संबंधों की प्रकृति में अनेक व्यापक परिवर्तन या रूपांतरण हुए हैं, विशेषकर उन प्रदेशों में जहां हरित क्रांति अभियान लागू हुआ। निम्नलिखित में से वे प्रमुख 4 बिंदु या क्षेत्र हैं जो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज कार्य कृषि प्रकृति श्रम प्रधान हो गई, जिसमें कृषि कार्य में मजदूरी की मांग बेतहाशा बढ़ गई। अगला, कृषि मजदूरों की दी जाने वाली मजदूरी के भुगतान के स्वरूप में बदलाव आया, यानी अब अन्य के रूप में मजदूरी के भुगतान के बदले नकद भुगतान किया जाने लगा। ठीक है, तो इसमें पहले क्या हुआ करता था कि अन्न दिया जाता था, लेकिन उसमें अब अन्न नहीं दिया जाता बल्कि पैसे दिए जाते हैं। फिर भूस्वामी और कृषि मजदूरों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा बंधुआ मजदूरी का दस्तूर ढीला पड़ गया। मतलब कि जो बंधुआ मजदूरी चला करती थी उसको भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। फिर एक मुक्त दिहाड़ी मजदूरी वर्ग का उदय हुआ, मतलब कि एक स्वतंत्र मजदूरी का वर्ग का उदय हुआ कि मजदूरी जो है अपने स्वतंत्र रूप से मजदूरी कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन है, कृषक से आप क्या समझते हैं? कृषक समाज की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो कृषक समाज से तात्पर्य है कि ऐसे वर्ग जो कृषि या खेती का कार्य करते हैं तथा उसी से अपना आजीविका अर्जित करते हैं, कृषक कहलाता है। इसकी विशेषताएं हैं जैसे कि कृषि समाज का मुख्य उद्देश्य खेती करके परिवार का पालन पोषण करना। दूसरा, कृषि समाज ही देश में अनाज पहुंचाता है और फैक्ट्रियों में कच्चा माल देता है। तीसरा, कृषक समाज नगरों या कस्बों के कुलीन वर्ग से अलग होता है। अगला, कृषक समाज की संस्कृति ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है। फिर अगला, कृषि समाज से भारत को सबसे अधिक आय मिलती है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? पहला तो है बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, दूसरा जमींदार व्यवस्था का उन्मूलन, तीसरा भूमि हथबंदी अधिनियम, चौथा भूमि की चकबंदी। ये सब किया है। जैसे कि बंधुआ मजदूरी में क्या होता था, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बंधुआ मजदूरी की प्रथा, गुजरात में हल्पति तथा कर्नाटक में जोता व्यवस्था की भारत सरकार द्वारा कानूनी रूप से हटाई गई। फिर जमींदारी व्यवस्था का उल्लंघन, किसानों तथा राज्य के बीच जमींदार बिचौलिए थे। सरकार ने बड़े ही प्रभावशाली तथा गहन रूप से अधिनियम को पारित कर इस व्यवस्था को खत्म किया। भूमि हथबंदी, यह सरकार द्वारा चलाया गया अधिनियम। इसमें किसी व्यक्ति या परिवार के पास जमीन की मात्रा पर कानूनी सीमा तय रहती है। फिर उसके बाद भूमि की चकबंदी, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई कृषि योग्य जमीन को एक बड़े टुकड़े में बदलना कहलाता है भूमि चकबंदी। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज की विशेषताओं की मतलब विशेषता बताना है हमें ग्रामीण समाज की। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो इसके पहले जितने भी मैंने आपको चैप्टर बताए हैं पार्ट 1 में यानी खंड का में, उसमें आपको जरूर मिल जाएगा ग्रामीण समाज की विशेषताएं। मतलब कि ग्रामीण समाज में कृषक आ जाते हैं जो खेती करते हैं और वहाँ की वृद्धि कम रहती है और एक समुदाय छोटा सा रहता है। वहाँ पर उनके समान संस्कृति रहती है, मानदंड रहते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आ जाती हैं ग्रामीण समाज में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, या भूमि में सुधारों के परिणामों की विवेचना कीजिए, या
भारत में भूमि सुधारों के महत्व की चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न 14वां, 15वां और 16 एक साथ तीनों हैं, लेकिन तीनों के हमें आंसर एक ही लिखना है। जैसे कि पॉइंट है पहला, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाना। दूसरा, गरीबी का कम करना। तीसरा, भूमि का समान वितरण करना। चौथा, जमींदारों प्रथा को खत्म करना। पांचवा, किराएदारी कानून में सुधार करना। छठवां, सामाजिक आर्थिक समानता लाना। सातवां, आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों से बचाना। फिर इसी में लिखेंगे भारत में भूमि सुधार से जुड़ी कुछ बातें या विशेषताएं। तो 1939 में भारतीय संविधान के तहत राज्यों को जमीन सुधार से जुड़े कानून बनाने का अधिकार दिया। दूसरा, जमीन सुधार से जुड़े कानून को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला, किराएदारी से जुड़े कानून। दूसरा, बिचौलियों को खत्म करने के कानून। तीसरा, भूमिहीनों को जमीन देने के कानून। ठीक है, तो इसके हेडिंग के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं इसमें। अब अगला प्रश्न है 17वां और 22, दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, 17वां है भारत में उदारीकरण के परिणामों का उल्लेख कीजिए, या उदारीकरण के परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो 22 का और 17वें का आंसर एक ही होगा। तो ये रहा आंसर। इसको हम पॉइंटों में लिखने वाले हैं, पॉइंट से हमें जल्दी याद हो जाता है। पहला, उदारीकरण के बाद देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा। दूसरा, विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला। तीसरा, घरेलू उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। चौथा, देश की वैश्विक बाजार सीमाओं का विस्तार हुआ। पांचवा, कर्ज के बोझ में कमी आई। छठवां, सेवा क्षेत्र में विकास हुआ। सातवां, ब्याज दरों और ट्रैफिक में कमी आई। सातवां, उदारीकरण के बाद देश में लाइसेंस राज का अंत हुआ। ठीक है, अब इसके कुछ परिणाम देखने को मिले उदारीकरण के। पहला, कृषि क्षेत्र लगातार घट रहा है। ज़्यादातर किसानों के पास उदारीकरण का लाभ उठाने की क्षमता नहीं है। देशी उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पर्यटन क्षेत्र मतलब जहाँ पर आने जाने का रास्ता होता है। ठीक है। पांचवा, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थानों का विकास नहीं हो पा रहा है। अगला, अर्थव्यवस्था बाहरी कारकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती दिखती है। तो ये हो गए हैं उदारीकरण के परिणाम। अगला प्रश्न, भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। पहला, भूमंडलीकरण ने कुछ लोगों को नए अवसर मिलते हैं तो कुछ लोगों को आजीविका पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, चीनी और कोरियाई रेशम के धागे बाजार में आने से बिहार की रेशम कतने और धागा बनने वाली महिलाओं का धंधा चौपट हो गया। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बताया गया है, अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास से उपभोक्तावाद बढ़ा है, जिससे उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ी है। इससे उत्पादन और रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि हुई। तीसरा बताया गया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते एकीकरण से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। विदेशी कंपनियां भारत के बाजार में निवेश और व्यापार करने लगीं। ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण ने किस प्रकार से भारतीय उद्योगों को परिवर्तित किया। सबसे पहले हम भूमंडलीकरण समझते हैं। भूमंडलीकरण ने भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय किया। इससे निवेश बढ़ा और भारतीय सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी, में वृद्धि हुई। भूमंडलीकरण ने भारतीय लोगों को रोजगार के कई अवसर भी मिले। तो इतना फायदा मिला है भूमंडलीकरण के कारण। फिर हम जानने वाले हैं उदारीकरण।
उदारीकरण। भारत ने निजी क्षेत्र के उद्योगों को बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार करने की अनुमति दी। इससे विदेशी कंपनियां और निवेशकों के लिए भारत में आर्थिक सीमाएं खुल गईं। उदारीकरण के बाद कई नए उद्योगों को बड़ी कंपनियों के लिए सुलभ बनाया गया। ये उदारीकरण हो गया। अब प्रश्न है 21वां। उदारीकरण की नीति से क्या तात्पर्य है? आर्थिक गतिविधियां, व्यापार और कारोबार पर सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करना या हटाना, यह कहलाता है उदारीकरण। अब इसकी नीतियां देखिए। देश की अर्थव्यवस्था का बढ़ावा मिलता है। दूसरा, देश में सर्वोत्तम वस्तुएं और सेवाएं वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। तीसरा, इससे उपभोक्ताओं के पास कई तरह के विकल्प होते हैं और एकाधिकार खत्म हो जाता है। चौथा, इससे निर्णय लेने में कारोबारियों को ज़्यादा आज़ादी मिलती है और सरकारी दखल कम होता है। ठीक है, तो ये इसकी नीति हो गई। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।